नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम देखिए जानेंगे कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, ये सारे टेक्निकल वर्ड आपको हम बताएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको पॉलिटी का फुल सिलेबस देखना है या पॉलिटी का फुल कोर्स करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाके आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। यानी कि आज प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, पॉइंट फर्स्ट क्या है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सबको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसके नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, या कह ले कि जो सर्वे सर्वा होता है भारत का तो वो प्रधानमंत्री ही होता है। यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं, वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। जैसे अब आपको टेक्निकल वर्ड मिल गया, क्या? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सब क्या हैं आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, आप समझ जाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, मंत्रिपरिषद की इंग्लिश होती है या इसकी अंग्रेजी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री दो होते हैं। एक राज्य मंत्री होते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, और एक राज्य मंत्री जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, ये राज्य मंत्रियों की मतलब सहायता करते हैं। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद उप मंत्री जो होते हैं ये राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हो गया तो मंत्रिमंडल। अभी क्या होगा सबको डिस्कस किया जाएगा बाद में। देखिए, कैबिनेट मंत्री में ये सारे के सारे मंत्री मिलेंगे, ये सारे के सारे सदस्य मिलाकर, और कैबिनेट मंत्री, इसी को क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और अगर साथ में हम प्रधानमंत्री को भी जोड़ लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल हो जाएगा। यही था और कुछ नहीं था। ठीक है, ये सारे के सारे जो राज्य मंत्री क्या नाम है, स्वतंत्र प्रभार वाले हो गए, उप मंत्री हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं। और उसके साथ अगर हम प्रधानमंत्री को मिला ले तो वो क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल हो जाएगा। अब सारे के सारे पॉइंट्स आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप कि कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं, और यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। सरकार जो होती है, देखिए, राष्ट्रपति अकेले नहीं, प्रधानमंत्री अकेले नहीं चला सकता, तो उसके लिए कैबिनेट कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री में आपको जो प्रधानमंत्री होता है ये इसका प्रमुख होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है, दो तीन और जैसे राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री हो गया, इनको नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सदस्य हैं, ये सारे के सारे जो मंत्री हैं अपना अपना कार्य करेंगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे कि रक्षा मंत्री, अगर रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा मंत्री के अधीन हो गया, वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्री के अंतर्गत हो गया, और ये क्या नाम है, गृह मंत्री है यानी कि अमित शाह जो हैं वो अपने निर्णय खुद लेंगे। मतलब जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये अपना निर्णय खुद लेंगे, ना कि वहाँ पे प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इन लोगों का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अब हम बात करें जो राज्य मंत्री होते हैं, वो देखिए कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री के सहायक कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं ये अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। उसके बाद हम लास्ट में बात करें उप मंत्री की, तो उप मंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो उपमंत्री होते हैं ये राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक श्रृंखला बनी है, किसी ना किसी की कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा। और जो शासन होगा भारत में, जो सरकार है, यही लोग तो सरकार है यार, यही लोग सरकार है, और यही लोग पूरा देश जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, यही लोग। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए आप, अनुच्छेद 74 क्या है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है।
अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो कैबिनेट मंत्री में मतलब जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री चूज करेगा और उस राष्ट्रपति को लिस्ट देगा कि इन इन मंत्रियों को आप नियुक्त कर दीजिए, तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोट है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा में आपको अगर 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्य में से जो प्रधानमंत्री है मंत्रिपरिषद में ये कितने, प्रधानमंत्री को लेकर मंत्रिपरिषद में केवल 15 सदस्य ही रह सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 75(2), तो अनुच्छेद 75(2) में क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या तो कह ले ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक कार्य करेंगे। मतलब अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो ये लोग भंग हो जाएंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री जो सभी मंत्री होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 75(3) की, तो अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये देखिए डायग्राम से समझिए, ये क्वेश्चन वन लाइनर एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके लिए? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखने हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74(4), तो अनुच्छेद 74(4) में क्या है? पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ठीक है, तो किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने। तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 75(5), अनुच्छेद 75(5) मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है वो बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदस्य का एक मतलब सदन का एक सदस्य होना चाहिए। ठीक है, यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, याद देखिए, अगर आपको नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है नियुक्त कर दिया गया, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यता हासिल करनी ही होगी, अदरवाइज आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 78 की। देखिए इसमें क्या है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश में प्रशासनिक एवं विधायी मामलों पर या विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो, अदरवाइज राष्ट्रपति को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं, एग्जाम में वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अब देखिए क्या होता है कि कुछ सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद के, तो ये इधर बहुत ज़्यादा चक्कर पकड़ करते हैं, तो इन लोगों को क्या करता है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहवा कर बर्खास्त करवा देता है। ठीक है, अगर वो प्रधानमंत्री कहेगा, अगर वो अपना त्यागपत्र नहीं देंगे तब भी उसके पास पावर है कि राष्ट्रपति से जाकर कह के इसको बर्खास्त करवा सकता है। ठीक, कौन? प्रधानमंत्री। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद जो होती है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भाई कैबिनेट मंत्री जो होते हैं और प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है, ये तो मैंने बता दिया था। फिर यहाँ पे देखिए, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है
अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है और अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री हैं और आपके जो 7 मंत्रिपरिषद बैठी हुई है 15-20 लोगों की, तो उसमें क्या है, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो ये सारे के सारे सदस्य जो होते हैं ये कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, इनका भी डिसमिस होना तय है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें तीसरे पॉइंट की, ये 1 लाइनर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राजकीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं 1 लाइनर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखिए तीसरा नहीं, ये चौथा नंबर है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष रखा गया है। ठीक है, कितना वर्ष? 25 वर्ष रखा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री की जो अलग से वीडियो में लेके आऊँगा, उसके कार्यकाल, इन सभी के संबंध रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे प्रधानमंत्री का उसमें कराऊँगा, लेकिन ये जो है मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, इन सभी के बारे में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष मानी जाती है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा के सदस्य की जो मतलब बनने की उम्र होती है वो 25 वर्ष मानी जाती है, 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष तय की गई है। ठीक है, तो या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अरे भाई देखिए, राज्यसभा का जो है वो 30 वर्ष माना गया है, उसका मतलब सदस्य बनने की योग्यता जो है, लेकिन जो लोकसभा है उसके 25 वर्ष माना गया है। लेकिन संविधान में कहीं ये उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोकसभा के सदस्य बन गए हैं तो भाई जाहिर सी बात आप 25 वर्ष पूरा कर चुके हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम 5वां नंबर पॉइंट। देखिए, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वह कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का है, कितना करीब 17 वर्ष तक इन्होंने शासन किया प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक मामूली बात नहीं होती है कि इतने दिन तक कोई शासन कर ले। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक ये मतलब प्रधानमंत्री रहे। हालांकि बाद में फिर से चुनाव हुआ, फिर से ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो सबसे कम समय तक ये रहे मात्र 13 दिनों तक रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, ये है चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह है। उसके बाद विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? विश्वासनाथ प्रताप सिंह है। देखिए, इसको आपको याद जरूर करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, विश्वास से विश्वासनाथ। ठीक है, ये असफल हो गए प्रधानमंत्री का जो मत प्राप्त करने से। ठीक है, फिर हम बात करें सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने तो वो मोरारजी देसाई बने थे। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने तो वो कौन है? राजीव गांधी जी हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पॉइंट है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये भी कौन है? मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई तो कौन कौन से थे? देख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये इनको आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पे हमने सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर आपको बता दिए हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, खुद को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगातार लगे रहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।